वो रात कैसे भूल सकती हूँ जब शाम के 6 बजे से 10 बजे तक अब्बा के चेहरे पर खौफ हरास था। इस खौफ को देखते हुए मैं समझ गई थी कि आज जरूर घर में कुछ बुरा होने वाला है। अब्बा बार बार दरवाजे को घंटी लगाते और मुझे अपने आप को देखते ऐसा लगता था जैसे अब्बा अपनी ताकत को आजमा रहे हों, जैसे अब्बा जानते हों कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी मैंने देखा हमारे घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अब्बा को अम्मा से बोले, इसे अंदर ले जाओ, कपड़ों वाली पेटी में छुपा दो। ये कहकर अब्बा मुझे माँ की तरफ उछाला दिया। अम्मा ने मुझे पकड़ा और सीधा जाकर कपड़ों वाली पेटी में छुपाकर बोली, यहाँ से हिलना मत और सांस लेने की भी आवाज बाहर ना आए वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं सोच रही थी कि अम्मा ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन फिर जब थोड़ी ही देर के बाद टूटने की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं समझ गई कि वाकई मेरी और अम्मा अब्बा की जान को खतरा है। दरवाजा टूटने की आवाज आई थी और फिर एक वहशतनाक चीख जो कि शायद अम्मा की थी। इन लोगों ने हमारे घर के कीमती बर्तन भी तोड़ दिए थे। अभी हमारे घर की तलाशी ले रहे थे। अम्मा ने बहुत महारत से ऐसी जगह पर छुपाया था जहाँ खुशकिस्मत से ये लोग नहीं पहुँच सकते थे। भूखे कुत्तों की तरह अब्बा से पूछ रहे थे कि तुम्हारी बेटी शीला कहाँ है। अब्बा ने मुझे छुपा दिया था। अब्बा बोले, मैं नहीं जानता कि शीला कहाँ है, वो तो तुम लोगों के लिए डर से यहाँ से भाग गई। वो आदमी अब्बा पर डांटते हुए बोला, बेवकूफ मत बनाओ मुझे पड़े, वो 11 साल की छोरी कहाँ जा सकती है, तूने ही इसे कहीं छुपाया होगा। मेरा दिल चाहा कि मैं टोकरी से निकल आऊं, अपने बाप को बचा लूं, पर मैं ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा, ये मैं अच्छी तरह सोच सकती थी। मेरा दिल बड़ी तरह कांप रहा था, मगर अब्बा कुछ नहीं कर पा रहे थे और फिर ये लोग वहां से चले गए। इनके जाने के कुछ लम्हों के बाद अब्बा पर सुकून होकर बैठे अम्मा से कहने लगे, बस वो लोग आने ही वाले होंगे, तुम फिक्र नहीं करो, इसके बाद हमें अपनी बेटी की फिक्र नहीं होगी। ये वडेरा में खुद समझता क्या है, मैंने इसकी जुड़े ना कोई तो कहा। अम्मा ये बातें सुनकर और ज्यादा रो रही थी। अम्मा को पता नहीं था कि जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है, लेकिन हम सभी खामोश थे। फिर अम्मा ने मुझे इस टोकरी से निकाला और बोली, बेटी तूने घबराना नहीं है, हम जो कर रहे हैं तेरी हिफाजत, खुशी और भले के लिए कर रहे हैं। ये कहकर अम्मा ने मुझे एक खूबसूरत जोड़ा पहनाया और मुझे मुंह दिलवाकर तैयार करने लगी। मुझे समझ नहीं आई कि अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं, हालांकि ये रात का वक्त था और रात को अम्मा मुझे अपने पास सोने का कहती थी, पर आज वो मुझे तैयार कर रही थी जैसे किसी दुल्हन को सजाया संवारा जाता है। मैं तैयार हो गई थी। अम्मा ने मुझे दुल्हन बनाया। फिर तकरीबन 2 मिनट ही गुजरे थे कि घर को दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। अब्बा पुरसुकून होकर बाहर गए और दरवाजे को खोला। दरवाजे के आगे 4 आदमी खड़े थे। अब्बा ने इन्हें देखकर अंदर आने को कहा। उन्होंने मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। चारपाई पर सिमट कर बैठ गई। अम्मा बोली, अब तुम इस पर लेट जाओ और जब तक नहीं उठना, जब तक ये लोग तुम्हें कह ना दे। अम्मा तुम मुझे कहाँ भेज रही हो, ये क्या कर रही हो? मैंने अम्मी से खौफजदा निगाह से पूछा। अम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोली, सवाल नहीं करना मेरी बेटी, तू जहाँ जा रही है तेरे भले के लिए ही भेज रही हूँ। अम्मा ने मुझे चुप करवा दिया। फिर मुझे इस चारपाई पर लेटने को कहा। वो आदमी जो कि चारों ही नकाबपोश थे, उन्होंने चारपाई को अपने एक तरफ से उठा लिया। मैं अभी चीखना चाहती थी पर मुझे पहले ही अक्ल आ गई थी। मैं जानती थी कि यहाँ चीखने का कोई फायदा नहीं होगा, बस वडेरे को भी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ, फिर मेरी जिंदगी भी अजीरन कर दी जाएगी। दरअसल वडेर शाही ने मुझे आज से तकरीबन 1 महीना पहले मुझे खेतों से खेलते हुए देखा था। इसकी गलीज निगाहें सर से पांव तक मेरा जायजा ले रही थी। मैं अपनी कद काट और अठान में काफी अच्छी थी। मेरी उम्र 11 साल थी पर मैं 18 की लगती थी। मेरे पास आकर वो कहने लगा, मुझे पता होता कि इस गलियों में इतने हीरे हैं तो मैं इसे अपनी सल्तन बना लेता। और मुझे अपनी लोंडी में इसकी इस बात पर हैरान रह गई थी। लोंडी और कनीज की बातें मैं कहानियों में पढ़ चुकी थी। ये आदमी क्या कह रहा है? मैंने ये बात जाकर अम्मा को बता दी तो वो भी परेशान हो गई। फिर इसका नतीजा तकरीबन 1 हफ्ते बाद आया। एक शाम जब अम्मा अब्बा हम सब पुरसुकून होकर अपने घर में बैठे थे कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वडेर शाही हमारे घर आया था। हमने इसका इस्तकबाल किया। वो मेरे माँ बाप की
कदा। बस यही सोचकर मैंने वडीर शाही के सामने चारपाई रखा। फिर इसकी नज़रें कुछ और ही थी और वो अब्बा से कहने लगा, नसीर तुम मुझे अपनी बेटी दे दे, बदले में जितनी ज़मीनें चाहिए मुझसे ले ले। अब्बा वडेरे की बात सुनकर दंग रह गए थे। लेकिन अब्बा इस वक्त दंग रह गए जब वडेर ने अपना रिश्ता मेरे लिए मांगा तो था। मुझे बहुत हैरत हुई थी और अब्बा तो जैसे ज़मीन पर सख्त होकर रह गए थे। वडेर सही, आप ये कैसी बातें करते हो? आप भी बेटे वाले हो। मेरी बेटी फूल सी है, इसकी तो उम्र भी अभी 11 साल है। इस बात पर वडेर शाही दहाई से बोला, तो कोई बात नहीं, बड़ी भी तो होगी कभी, इसके जवान होने में अभी 5 साल ही तो बाकी हैं। मैं इसे फूल की तरह रखूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। अब्बा वडेर शाही की बात सुनकर गुस्से में आ गए। एक गरीब आदमी की गैरत दिखाना इतना आसान नहीं होता, पर अब्बा ने फिर भी इसके सामने गैरत मुजाहरा किया और बोले, मैं अपनी बेटी तुझको नहीं देना चाहता, तुझे शर्म नहीं आती हो? इसके बेचारी ही लोगों को बेटियों पर गलत नजरें रखते हो। तुमने 3 शादियां की हैं, फिर अभी भी तुम्हारा दिन नहीं बढ़ा। मेरी मासूम बच्ची में तुमने क्या देख लिया कि तुम इसके पीछे ही पड़ गए हो? खुदा के लिए मेरे घर से चले जाओ। ये सुनकर वडेर शाही भी गुस्से में आ गया। बोला कि तुमने दिलावर से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया है। मैं तुम्हारे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। पहले मैं तुम्हारी बेटी इज्जत से मांग रहा था, पर अब मैं इसे ज़बरदस्ती लेकर जाऊंगा। ये सुनकर अब्बा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और अब्बा डर भी गए थे। अगरचे उन्होंने अपनी बीवी और बेटी के सामने इस शख्स को तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि अब्बा को ये सब अच्छा नहीं लगा। अब्बा डर गए थे, अम्मा को भी मुहतात रहने का कह रहे थे। इसके बाद तकरीबन हमें वडेर शाही धमकियां देता रहा, कहता रहा कि अपनी बेटी मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब्बा हर बार इनकार करते रहे। फिर अब्बा गहरी सोचों में गुम रहते। वो 2 दिन गांव से बाहर जाते और ना जाने किससे मिलते जुलते थे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती थी। रात को अब्बा जब भी हमारे घर आते अम्मा को हमेशा उम्मीद दिलाते और कहते कि वडेरे की मोहलत ख़त्म होने से पहले ही मैं कुछ ऐसा करूँगा कि हमारी बेटी हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। पर मैं नहीं जानती थी कि अब अब्बा मेरे लिए क्या करने वाले हैं। मैं तो बस कबूतर की तरह आंखें बंद किए बिल्ली के जाने का इंतजार कर रही थी। तभी एक रात ये वाक़या हो गया और फिर वो मुझे निकाबपोश आकर चारपाई में उठाकर मेरे घर से ले गए। मैं खामोश थी, जानती थी कि अब्बा मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते। अम्मा अब्बा हमेशा औलाद की भलाई ही चाहते सोचते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि वह अपने फ़ायदे की खातिर अपनी औलाद को नुकसान पहुंचा दे। बस मैं इसी बात पर मुतमईन थी, पर वो आदमी मुझे उल्टे सीधे रास्तों से घुमाते ना जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरा नाजुक सा वजूद चारपाई पर जुट के खा रहा था, क्योंकि पत्थरीले रास्तों से गुजरते हुए चारपाई को भी झटके लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि आखिर अब्बा ने मुझे इन लोगों के साथ भरोसा करके इतनी दूर कहाँ भेजा है। तभी ये लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे कि हम बहुत थक गए हैं, ऐसा करते हैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा ताज़ा दम होकर चलेंगे। इनमें से एक आदमी चिंगार कर पानी बाकी टीम पर देते हुए बोला, तुम होश में तो हो? हमने बड़े साहब की अमानत उठा रखी है, कैसे हम यहाँ बैठ सकते हैं? इसे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। अरे मनी तुम परेशान ना होना। 2 आदमी ने चारपाई को नीचे जमीन पर रखते हुए कहा था। मैं नहीं समझी थी कि ये लोग मुझे इतनी मोहब्बत एहतराम से क्यों लेकर जा रहे हैं। क्या वाकई अब्बा ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा? ये सोचे मेरे जहन में मुसलसल गर्दिश कर रही थी। इन लोगों ने दरिया के किनारे चारपाई रखी, मैं भी उठकर बैठ गई थी। अभी मुझे ये सब बिल्कुल भी बुरे या फिर गैर महफूज नहीं लग रहे थे। जाहिर है मेरे अब्बा ने मुझे इनके साथ भेजा था, कोई तो इसमें हिकमत होगी। इन आदमियों में से 2 नकाबपोश मेरे साथ रुके और बाकी 2 दरिया पर चले गए। शायद ये लोग हाथ मुंह धोने गए थे। फिर मैंने देखा कि ये लोग दरिया के किनारे मौजूद रेत पर नमाज पढ़ रहे थे। मुझे पक्का यकीन हो गया नमाज पढ़ने वाले लोग बुरे नहीं हो सकते, पर मैं क्या जानती थी कि मेरी जिंदगी में आगे क्या लिखा है, कितना कर्ब और कितना दर्द लिखा है। थोड़ी देर के बाद ये लोग फारिग होकर आए, कहने लगे कि अगर तुम यहाँ परेशान नहीं हो रही तो हम एक मछली पकड़कर इसका शिकार करके इसे पकाते हैं, तुम खाओगे? मैंने नफी में सर हिलाया। अगरचे ये लोग बड़े मेरे लिए साथ बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। मैंने नफी में सर हिला दिया। दूसरे आदमी ने पहले को इशारा किया और बोला, देखा वैसे तो इस खानदान की इतनी तारीफें नहीं होती, ये लोग बहुत खुददार होते हैं। मैंने इनकी बातें नहीं समझी थी। बहरहाल तकरीबन 10 मिनट के बाद वो चारपाई दोबारा चल पड़ी। मैं भी पहले की तरह आराम से लेट गई। अब तो मुझे आदत
आदत हो गई थी। अब मैं भी लेट गई थी। ये लोग दरिया का पुल पार करने लगे तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने चारपाई को बीच कर पकड़ रखा था। लगता था जैसे मैं अभी यहाँ से नीचे गिर जाऊंगी दरिया पार करके। जैसे ही ये लोग दूसरे सब्जाजार पर आए, मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा गांव बहुत दूर रह गया मैं था। चांदनी की तेज रोशनी में गांव सारा नजर आ रहा था। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। अंधेरी रात में मुझे बहुत डर भी लग रहा था और अम्मा अब्बा की नरम गोश याद आ रही थी। गारों और दरियाओं पहाड़ों रास्तों पर से गुजरती हुई मैं जिस जगह पहुंची थी वो बहुत ही अलग और पुरसकून थी। एक बड़ी सी हवेली पर मेरी नजर पड़ी जहां पर रोशनी से जगमगाती हुई हर चीज थी। हवेली की शानदार दरवाजे पर मुझे उतारा गया। चारपाई से मैं उतरी ही थी कि आसपास शोर सा बरपा हुआ। छोटी छोटी लड़कियां खुशी से मेरी तरफ बड़ी। ये तकरीबन 3-4 की दात में। इनके पीछे पीछे एक बड़ी उम्र रसीद औरतें भी आ गईं जो तकरीबन उम्र में 40-50 साल की लगती थी। इसने मुझे देखा तो बोली, आ गई हो बेटी, मुबारक हो, तुम्हारी कदम इस हवेली में बहुत ज्यादा मुबारक साबित होंगे। मैं तुम्हारी वालिदा को जानती हूँ, बड़े ही शरीफ और नेक आदमी हैं। कहकर उस औरत ने मुझे हाथ से पकड़ा और अंदर कमरे में ले गई। मैंने देखा इस कमरे में 2 बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। पर्दे की एक तरफ मुझे बिठाया गया जबकि दूसरी तरफ जाने कौन था ये मैं नहीं जानती। औरत कहने लगी, बेटी अब तुम्हारी शादी होने जा रही है एक बहुत ही आला निस्ब के इंसान से। सो तुमने जो भी तुम्हें कहा जाए इस पर सर हिला देते हैं। मैं मासूम सी थी। अम्मा अब्बा की तरबियत भी ऐसी थी कि मैंने कभी किसी बात पर भड़को नहीं की थी। और फिर जिन लोगों के साथ अब्बा ने मुझे भेजा था यकीनन वो बुरे तो नहीं हो सकते थे। मुझे ये अजीब नहीं लगा था पर फिर भी मैंने अब हाँ कह दी। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और मेरी आंखों से निकलने लगी। 11 साल की उम्र में मेरी शादी की जा रही थी। जाहिर है मुझे अजीब भी लगना था, बुरा भी, और मैं डर भी रही थी। फिर मुझे पर्दे के सामने बिठाया गया। 5 लाख रुपए के एवज मेरे निकाह किसी शख्स से पढ़ाया गया। मैं पर ये नहीं जानती थी कि वो कौन है, मुझसे क्या चाहता है और क्यों एक आम झोंपड़ी में रहने वाली लड़की से इस शानदार हवेली में निकाह करना चाहिएगा। मेरा निकाह कर दिया गया और फिर वही औरत मुझे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई जहां एक शानदार रेशमी बिस्तर बिछा हुआ था। बोली कि तुम इस पर सो जाओ, मैं सुबह बात करेंगे। अभी रात बहुत ज्यादा हो गई है, अगर कोई तमाशा होगा तो देखा जाएगा। मैं इस कमरे में जाकर बैठी ही थी कि शोहर शराबन हवेली के दरवाजे पर होने लगा और फिर धमाकेदार आवाज में आने लगे जैसे 2 लोगों की लड़ाई हो रही हो। वो औरत दरवाजा बंद करके दोबारा मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, बेटी तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, ये बाहर मर्दों का काम है, वो देख लेंगे। हम औरतों पर आज तक कोई आंच नहीं आने दी और इन मर्दों ने इसलिए तो हम इनकी बात मानते हैं, हम इनके ताबेदार हैं। वो औरत मुझे समझा रही थी और मैं खुद को अभी तक गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। पर अब तुम एक बड़े इंसान के निकाह में आ चुकी हो जो कि आला हस्ब निस्ब से ताल्लुक रखता है। बेटी, ये कहकर इस औरत ने मुझे प्यार किया और कहा, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कुछ हुआ तो तुमको बता दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं सो गई। सुबह उठी तो वो औरत वहाँ मेरे साथ ही लेटी हुई थी। कहने लगी, चलो तुम्हारे अब्बा तुमसे मिलने आए हैं, वो तुमसे मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और तुम्हें कुछ बताना भी चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है। मैं बहुत खुश हो गई कि अब्बा मुझसे इतनी दूर से मिलने आए हैं। मैं इन्हें कब से याद कर रही थी। मैं बाहर आ गई। अब्बा बड़े से कमरे में बैठे हुए थे, इनका सर झुका हुआ था पर वो बहुत मुतमईन थे। मुझे देखते ही बोले, आ गई मेरी प्यारी बेटी। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया है, पर इतना तो मालूम है कि मुझे मान है अब मुझे अपनी बेटी पर कि मेरी पीछे मुझे शर्मिंदा नहीं करेगी। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जो मैंने कहा था वैसा ही हुआ। तुमने इन लोगों के सामने बदतमीजी ना करके मेरे लिए बहुत बड़ी आसानी कर दी। बेटा, मुझे तुमसे इतनी सी उम्र में इतनी तवक्का नहीं थी कि तुम मेरी तरबियत का इत्मीनान रखोगी। मैं अब्बा के पास बैठी थी। अब्बा मुझे प्यार किए जा रहे थे। कुछ कभी मेरे सर पर दिलासा देते तो कभी खुशी होकर मुझे गले लगाते थे। मैंने कहा, अब्बा ये कौन है जिनके साथ मेरी शादी हुई है? अब्बा बोले, तुम जैसी सादतमंद बेटी इन्हीं को मिलती है जिसे ये भी नहीं पता कि इसकी शादी हुई किससे है। अब्बा बोले कि बस बेटा, तुम्हारी शादी जिससे हुई है इसका नाम अजीम है और वो वाकई एक अजीम इंसान है, तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। इस हवेली का होल वाहिद मालिक है। अब्बा कहने लगे कि तुम अपना अब्बा कहने लगे कि अभी मुझे वापिस जाना होगा। वडेर जो तुम्हारी तलब कर रहा था इस वक्त बहुत गुस्से में है। इसे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। घर में आकर इसने पूरी घर की तलाशी ली है। तुम्हारी माँ को भी बहुत ज्यादा बातें सुनाई। कह रहा था
کہ تم جہاں بھی ہوگی وہ تمہیں دھرتی سے کھود کے نکالے گا، پر ایسا نہیں ہے، پر اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وڈیرے کی طبیعت عظیم صاحب نے صاف کر دی ہے، وہ چاہ کر بھی اسے صاف کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عظیم خان کہی تم زندگی موت کا مسئلہ ہو، کیونکہ تم اس کی عزت بن چکی ہو۔ بیٹا عظیم کون ہے؟ ابا میں نے معصومیت سے پوچھا۔ تم فکر نہیں کرو، جب تم اپنے چور کو دیکھو گی تمہیں میرا فیصلہ برا نہیں لگے گا۔ اب اتنا برا وڈیر ہے، کوئی برا ہی ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا، میرا دل بیچ گیا، بڑی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جانتی ہوں ابا، تم نے مجھے بھی شاید مجھے اپنے فائدے کے لیے بیچ دیا ہے۔ میں نے دل میں صحیح کہا، پر میں باہر سے خاموش رہی، کسی قسم کے دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ ابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا حویلی سے چلے گئے۔ وہ عورت دوبارہ میرے پاس آئی اور بولی، تم جا کر غسل خانے میں نہا لو، تیار ہو جاؤ، میں نے تمہیں عروسی جوڑا پہنانا ہے۔ عورت کی بات سن کر میں جا کر نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ اس نے مجھے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا دیا اور بولی، آج تمہارا شوہر تم سے ملنے آئے گا، سو تم نے تیار رہنا ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ تو لے۔ میں نے آپ کو خوب سجا لیا تھا، پر میں تھی تو بچی ہی، مجھے میں وقت سے پہلے عقل آ چکی تھی۔ میں تیار تھی، تبھی پر وہ کھلا میرا شوہر میرے سامنے آیا۔ میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو میری جیسا ہی نوجوان تھا، اس کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی، لیکن وہ اڑیل جوان ثابت ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ عظیم آپ کا نام ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، اور تم میری بیوی ہو، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم بہت زیادہ خاندانی لڑکی ہو، میری نسل کو تم ہی چلا سکتی ہو۔ میں اس نوجوان کی عقل اور والی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی، پر اس نے جو باتیں کی وہ تو میں ہنستی ہی رہ گئی۔ بولا کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہماری عمریں بہت کم ہیں، آج کل کے زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں 23 سال تک اپنی زندگی ہی نہیں شروع کرنا ہوتی۔ تم نے نہیں دیکھا، پرانے زمانے میں لوگ 10 سال کی عمر میں اپنی زندگی کو بہت آگے بڑھا لیتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے ایسی باتیں بتائیں کہ میں اس بات پر قائل ہو گئی کہ میری شادی کم عمر میں ہوئی تو اچھا ہے، مجھے زندگی دیکھنے کا موقع ملے گا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بڑی ہوں گی۔ اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے، میں اسی کے ساتھ رہوں گی تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو جائے گی، ہمارا رشتہ بہن بھائی اور ماں باپ سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر اس نے جو بات مجھے بتائی مجھے تھوڑی پریشان بھی ہوئی، پر میں خاموش رہی۔ بولا کہ میری پہلے بھی ایک بیوی تھی، پر وہ فوت ہو چکی ہے۔ میری شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی، میری وہ بیوی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر میرے ابا نے کہا کہ میں تمہاری شادی اعلی نساء میں کروا دوں گا۔ وہ ایک شریف عورت ہو گئی جو تمہارے بچوں کی پرواہ بھی کرے گی۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران ہو گئی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ابا کا تعلق ایک اعلیٰ نسل سے تھا۔ ابا کے خاندان کی پہلی بھی بہت قدر تھی، پر ابا نے اپنی مرضی سے شادی کر کے خود کو کہیں اور گم کر لیا تھا، تبھی یہ لوگ ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ پر میری اماں بھی اعلیٰ نسل سے ہی تھی، مسئلہ صرف دشمنی کا تھا جس کی وجہ سے میرے ابا کو ان لوگوں نے ناراض ہو کر اپنے سے الگ کر دیا تھا۔ پر ظاہر ہے یہ لوگ کتنے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کا خون وڈیرے کے ہاتھوں کا کھلونا بنے۔ تبھی نواب صاحب نے بروقت میری شادی کا اعلان کر کے مجھے تباہی سے بچا لیا۔ آج 28 سال کی عمر میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے جیسے وقت سے پہلے ہی جیسے زندگی جی لی۔ مجھے اپنے اور اپنے ابا کے فیصلے پر کوئی ملال نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں۔